ओके, तो आगे सभी लेट मी नो क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, बस मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया अभी। ओके, तो हम लोग क्या कौन-सा चैप्टर कर रहे हैं वैसे? सेल चैप्टर कर रहे थे, याद है ना सबको? Yes, sir. ओके, तो ये है हमारे पास हमारे सेल चैप्टर के नोट्स। एक मिनट में क्लियर हो जाएँगे, थोड़े ब्लर है ये। ओके, अभी क्लियर दिख रहे हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। ओके, तो चलिए हम लोग रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे जो चैप्टर का नेम है हमारे पास दैट इज़ द सेल। सो इसके साथ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी लिखा होता है और यही वर्ड हमारे पास डेफिनिशन में आ जाता है। तो सेल में हमारे पास क्या आता है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग इसको स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू द बॉडी। प्लांट की बॉडी अलग है, एनिमल की, इंसेक्ट की, सबकी बॉडी अलग है, बट बनी किससे है? वो सेल से बनी है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ द स्ट्रक्चर यूनिट। सेकंड बात आती है फंक्शनल, बिकॉज़ इट हेल्प्स टू परफॉर्म द ऑल द एक्टिविटीज़। क्योंकि सेल जो काम करेगा, अगर थाउज़ेंड्स ऑफ सेल मिलकर एक काम कर रहे हैं, तो वही बॉडी का क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो वहीं से हमारे पास डेफिनिशन बन जाती है। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज़ नोन एज़ द स्टडी ऑफ द सेल, दैट इज़ साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलते हैं हमारे पास। डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट का इसमें हमारे पास क्या है कंट्रीब्यूशन है। एटलीस्ट 200 साल से ऊपर का टाइम लग जाता था ये सेल को अच्छी तरह से स्टडी करवाने में। तो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका हमारे पास है? रॉबर्ट हुक का। उन्होंने क्या किया था? थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है कि बॉटल कॉर्क होता है हमारे पास लिड, जो पुराने टाइम में बोतल में लक्कड़ का जो ढक्कन लगता था, दैट इज़ नोन एज़ द बॉटल कॉर्क। और वो किसका बना होता है? बार्क ऑफ द ट्री। बार्क होती है ट्री की हमारे पास आउटर लेयर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बार्क बोलते हैं। सो उसने उसके थिन स्लाइसेस उतारे थे। स्लाइसेस होता है कि छोटे-छोटे छिलके, वो उतारे थे और उन्होंने उसको अपनी माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या देखा? एम्प्टी रूम लाइक स्ट्रक्चर, और उसने उसको क्या नाम दिया? सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? जिसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास? एम्प्टी रूम्स, ठीक है? और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन बन जाती है हमारे पास सेल। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन बन जाती है सेल। और सेलुला मीन्स क्या होगा फिर हमारे पास? सेल, यही ट्रांसलेशन लिखी हुई है। सो इट मीन्स सबसे पहला वो बंदा जिसने सेल टर्म कॉइन्ड की, वो कौन-सा है हमारे पास? दैट इज़ द रॉबर्ट हुक। और ये क्वेश्चन आता है और ये इम्पोर्टेंट है। साइड में जो डायग्राम बनी हुई है, यही डायग्राम है जो रॉबर्ट हुक को दिखी थी अपनी माइक्रोस्कोप में। और रॉबर्ट हुक ने अपने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स होता है कि अपनी सारी रिसर्च को उसने एक बुक में लिखा, दैट बुक नेम्ड एज़ माइक्रोग्राफिया। बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत अनलकी था, क्योंकि उसने क्या डिस्कवर किए थे? डेड सेल्स डिस्कवर किए थे। क्योंकि ट्री की जो आउटर लेयर होती है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है? तो वो पहला कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का। नेक्स्ट आती है हमारे पास एंटोन वैन लीeuwenhoek। इस बंदे का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसने सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। कौन-कौन से? आरबीसी, अमीबा, बैक्टीरिया, और भी उसने सेल्स को डिस्कवर किया। यीस्ट जो फंजाई होता है, ठीक है? वो भी इसी ने डिस्कवर किया। फिर एक और साइंटिस्ट आया 1831, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आफ्टर दैट वन मोर साइंटिस्ट इज़ देयर इन 1840, वो उसका नाम था परकंजी। परकंजी ने एक टर्म डिस्कवर की, दैट इज़ नोन एज़ द प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली उसने कहा कि सेल के अंदर हमारे पास क्या है? एक फ्लूइड प्रेजेंट है।
ठीक है? कोई लिक्विड के जैसी चीज़ प्रेज़ेंट है और उस लिक्विड को उसने क्या नाम दिया? उस लिक्विड को उसने नाम दिया है प्रोटोप्लाज़्म। वो तो बाद में पता चला कि प्रोटोप्लाज़्म के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज़्म एंड साइटोप्लाज़्म। ठीक है? ये 2 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज़्म पता ही है, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज़्म। जो न्यूक्लियस के बाहर फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे साइटोप्लाज़्म। यहाँ पे दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं जब मैंने साइड में डायग्राम बना रखी है। ठीक है? न्यूक्लियोप्लाज़्म एंड साइटोप्लाज़्म कहाँ पर है? अंदर ग्रीन वाले जो डॉट्स हैं दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज़्म, बाहर रेड वाले क्या है हमारे पास साइटोप्लाज़्म। आफ्टर दैट अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो 2 साइंटिस्ट का है दैट इज़ क्लाइटन एंड सचवान। क्लाइटन क्या था? बॉटनिस्ट था जो बंदा किसको स्टडी करता था? जो प्लांट्स को स्टडी करता। और ये सचवान क्या था? ज़ूलॉजिस्ट जो किसको स्टडी करता है? एनिमल्स को। उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज़ की। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आती है। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ द सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज़्म सेल्स के बने होते हैं। फिर सेल की डेफिनिशन उन्होंने दिखाई कि सेल क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटोप्लाज़्म है और जिसमें न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होगा एंड क्या होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। कुछ केसेज़ में सेल वॉल भी प्रेज़ेंट होगी। ये उसका सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट क्या है कि आल सेल्स आर सिमिलर इन कंपोजिशन एंड एक्टिविटीज़। मोस्टली क्या होता है कि सारे सेल्स क्या होते हैं कि कंपोजिशन में और एक्टिविटीज़ में सिमिलर होते हैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। फोर्थ पॉइंट इज़ एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है? जो फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का ज जो सॉरी जो एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की वो किसकी वजह से होगी? सेल जो फंक्शन परफॉर्म करेगा। सपोज़ करो मेरे हाथ के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो उसी की वजह से क्या कर रहा हूँ? मैं लिख पा रहा हूँ, मैं राइट कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो मेरे जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरी एक एक्टिविटी हो रही है दैट इज़ नोन एज़ द राइटिंग। फिर एक और पॉइंट उन्होंने ऐड किया ऑल सेल्स अराइज़ फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। एक्चुअली ये क्या थी? ये एक ऑब्जेक्शन थी, ठीक है? कि जो रुडोल्फ विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि तुमने सारे पॉइंट्स दे दिए, बट ये वाला पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे ने समझाया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये जो बात लिखी हुई है, ये लैटिन लैंग्वेज में बात लिखी हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है कि न्यू सेल्स अराइज़ फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो पुराने सेल्स से आते हैं। ठीक है? जो नए सेल्स आते हैं, वो कहाँ से आएँगे? पुराने सेल से आएँगे। तो इसी का ये वाला पॉइंट भी सेल थ्योरी में ऐड हो गया। तो सेल थ्योरी के हमारे पास 5 पॉइंट्स बन गए। नेक्स्ट आता है एक और साइंटिस्ट दैट इज़ नोन एज़ द हैकेल। हैकेल ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट होती है, जिसको हम लोग आज की दुनिया में डीएनए बोलते हैं। कि जैसे क्या होता है कि हमारे जो फादर-मदर का जो डीएनए है, वो हमारे अंदर आता है। ठीक है? मीन्स उनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे अंदर आती है। दैट इज़ व्हाई हमारी जो अपीयरेंस होती है, वो बिल्कुल अपने फादर और मदर के जैसी होती है। नेक्स्ट देयर इज़ वन मोर साइंटिस्ट दैट इज़ कनल एंड रस्का। इन्होंने इनकी रेंज लिखनी पड़ती है हमको हमेशा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ही साल में नहीं इन्वेंट हुई। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई थी एंड दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है? अब तक की सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है ये। अच्छा, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टडी करते हैं सेल्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, उन इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है हमारे पास? माइक्रोस्कोप। इसकी डेफिनिशन लिखी हुई है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज़ यूज्ड टू सी द फाइन डिटेल्स ऑफ द टाइनी ऑब्जेक्ट्स। इसकी फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ नोन एज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक ही लेंस होता है और वो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग शॉप पे जाते हैं, ठीक है? तो कन स्टेशनरी शॉप के ऊपर हमको वो बंदा लेंस भी दे सकता है, ठीक है? उस वो जो लेंस देता है जिससे हमको कोई भी चीज़ बड़ी करके हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दैट इज़ नोन एज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप। उसकी पावर कितनी होती है? 10 टू 25 मैग्नीफाइंग मतलब वो 10 टू 20 टाइम्स लार्ज करके दिखा सकता है हमको। सेकंड वन इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वो वाली माइक्रोस्कोप है जो आप लोग स्कूल में देखते हो। देखिए कभी स्कूल में ये वाली माइक्रोस्कोप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो ये वाली क्या होता है कि इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप इस तरह से होगी। आपने नोटिस किया होगा कि आप लोग हमेशा यहाँ से देखते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं, यहाँ पे हमारी आई होती है। ठीक है? तो इस यहाँ पे जो लेंस होगा दैट इज़ नोन एज़ द आई पीस लेंस और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा ये वाला दैट इज़ नोन एज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी मैग्निफिकेशन पावर कहाँ तक हो सकती है? 1500 टाइम्स तक हम लोग चीज़ को बड़ी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि इसमें हम लोग लाइट नहीं यूज़ करते, वी डोंट यूज़ द लाइट, व्हाट वी यूज़ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
वो वैसे ही होती है जैसे आजकल जो लेज़र आती है, रेड कलर की लेज़र आप आई थिंक यूज़ भी करते होंगे, कुछ बच्चों के पास होती है खेलने के लिए। तो उस तरह से वो एक लेज़र निकलती है, उसी की वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को 2 लाख टाइम्स मैग्नीफाइंग करके देख सकते हैं। सो दिस इज़ द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन, मतलब ये सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप मानी गई। देन आता है हमारे पास जो अनदर टॉपिक दैट इज़ द नंबर, साइज़ एंड शेप ऑफ द सेल। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये वैरी कैसे करती हैं हर सेल, ऑर्गेनिज़्म टू ऑर्गेनिज़्म अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मतलब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज़्म ने कौन-सा फंक्शन प्ले करना है, जो ऑर्गेनिज़्म की कितने की नीड है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल नंबर के बारे में, ठीक है? सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल नंबर के बारे में। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास बन जाते हैं, मल्टी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, एक ही सेल के बने होंगे, मल्टीसेलुलर क्या होंगे, मोर देन 1 सेल के बने होंगे। यूनिसेलुलर में एक ही सेल क्या करेगा, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करेगा। मीन्स क्या होता है कि न्यूट्रिशन करना हो, ठीक है? और रेस्पिरेशन करनी हो, ठीक है? या ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ करनी हो तो वो एक ही सेल कर लेगा। बट इसमें क्या होता है कि मल्टीसेलुलर में अलग-अलग सेल्स क्या करते हैं, अलग-अलग एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास ये डिवीज़न बनी होती है। देन क्या था कि देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर। व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर? कोई बताएगा मुझे जिन्होंने पढ़ा हुआ है? मतलब जो रिवीज़न वाले बंदे आए हैं। द ओके सर, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेसिफिक वो सेल्स होता है कि परफॉर्म जिसमें स्पेसिफिक डिफरेंट फंक्शंस। सेल्स अपने अपने फंक्शन डिवाइड कर लेते हैं। यस, अलग-अलग सेल्स क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट लाइक क्या होता है कि जैसे स्टमक के सेल्स हैं, ठीक है? स्टमक के सेल्स क्या करेंगे, हमारे पास डाइजेशन करेंगे, ठीक है? तो वो क्या होंगे, वो डिवीज़न ऑफ लेबर है। हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, ठीक है? नर्व सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? उनका काम मैसेज ट्रांसफर करना है, डाइजेशन करना नहीं है। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, हमारे अलग-अलग डिवीज़न कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर में एग्ज़ाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड क्लामाइडोमोनास। मल्टीसेलुलर में हमारे पास फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। So these are the examples. नेक्स्ट कमिंग टू द सेल साइज भी वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट सेल का नाम याद रखेंगे, दैट इज नोन एज द माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। उसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा है, ये ऐसा सेल है जो क्या करता है, मोस्टली कैटल्स में या काउस में निमोनिया कॉज करता है। सो ये इसका साइज सबसे छोटा आता है, दैट इज इक्वल टू द 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर का जो साइज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोमीटर 10 रेज़ पावर -6, मतलब 1 मीटर से 6 गुना छोटा होगा वो। देन कमिंग टू द लार्जर सेल अपन के पास है ओस्ट्रीचेक जो 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होगा, दैट इज़ इक्वल टू द 90 सेंटीमीटर। देन कमिंग टू द सेल शेप, स्टार शेप भी हो सकते हैं सेल, जैसे बोन सेल्स क्या होते हैं, स्टार शेप होंगे। स्पिंडल शेप भी हो सकता है। स्पिंडल का मीनिंग क्या होता है कि दोनों एंड से नैरो, सेंटर से ब्रॉड। मसल सेल्स देखने में ऐसे होते हैं। पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, स्किन सेल्स होंगे हमारे पास। इरेगुलर शेप भी हो सकते हैं, जैसे नर्व सेल इरेगुलर है। बाइकनकेव सेल्स आरबीसीज होते हैं। बाइकनकेव का मीनिंग होता है कि ऊपर से भी ये अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है, नीचे की तरफ भी अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है। तो उन उस तरह के जो सेल्स होते हैं, ठीक है? उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज़ नोन एज़ द बाइकनकेव सेल्स। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है कि सेल के अंदर किस तरह का मटेरियल प्रेजेंट है। तो सेल 2 टाइप्स के होंगे, फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज़ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है हमारे पास प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स पुराना, ठीक है? प्रिमिटिव मीन्स क्या होगा, पुराना। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस पुराना होगा। यूकैरियोटिक का मीनिंग होता है ट्रू एडवांस्ड, कैरियोटिक का मीनिंग न्यूक्लियस। अच्छा, पुरानी न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल बना हुआ है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए, वो सेल में ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। मतलब कहीं भी पड़ा होता है कि आस-पास हमारे पास साइटोप्लाज़्म होगा और ये बीच में कहीं पे पड़ा है। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए पड़ा है, ठीक है? उसके अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? उस चीज़ को हम लोग क्यों बोलते हैं? हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, तब हम लोग उस पूरे रीजन को हम लोग न्यूक्लियस बोल देंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, देन वी कॉल्ड इट न्यूक्लियोइड, तब हम लोग उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
इट मीन्स क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट आता है डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। मतलब बिना मेम्ब्रेन वाला एक ही सेल ऑर्गेनेली होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास? राइबोसोम। ठीक है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन होती है। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ वही सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, आपके पास इसके नोट्स हैं? मुझे बताओ किसके पास नोट्स नहीं है, तो मैं कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा उनके लिए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ये वाले नोट्स नहीं है? सभी के पास है इसका मतलब नोट्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 गुड। फिर आता है हमारे पास लेक्चर 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमको काफी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे उसमें सेल वॉल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब बाहर वाली जो कवरिंग होगी वो वालियां। ठीक है, और अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, एंड न्यूक्लियस को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस फिर हम लोग क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्म है उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम, ईआर, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्जाई, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होता है कि एडिशनल कवरिंग होगी प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्रेजेंट किस में होगी हमारे पास? ये प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनमें क्या होगी? ये प्रेजेंट होगी। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्लांट सेल में ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। फंजाई में किसकी बनी होगी? काइटिन की। और बैक्टीरिया में किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की। ये जो तीनों चीजें हैं, दे आर द बायोमोलिक्यूल्स। जैसे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी तरह से उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। बायो बोलने का यही मतलब है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई हम लोग उनको बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। और सेल वॉल की बेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज रिजिड, थिक, डेड, पोरस। रिजिड का मीनिंग क्या होता है? हार्ड। ठीक है, थिक और डेड का तो मीनिंग पता ही होगा। पोरस का मीनिंग होता है कि उसके अंदर होल्स प्रेजेंट होंगे जगह जगह के ऊपर। एंड इट इज कंप्लीटली परमिएबल। कंप्लीटली परमिएबल का मीनिंग क्या होता है कि ये किसी भी सब्सटेंस को अपने थ्रू पास करने के लिए परमिशन दे देते हैं। चाहे वो वाटर हो या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, तो वो पोर में से पास करने के लिए परमिशन दे देते हैं। दैट इज व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीटली परमिएबल। युवराज अपना माइक ऑफ करो बेटा। देन आती है हमारे पास फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस हमारे पास 3 हैं। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, मतलब सेल की शेप डिसाइड होगी। नेक्स्ट बात आती है प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब अगर ये बाहर वाली सेल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास एक लेयर और प्रेजेंट होगी, दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर कोई अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट होंगे। इट मीन जो रेड वाली जो सेल वॉल है वो क्या है? अंदरली सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रही है। सो सेकंड पॉइंट हमको ये बता रहा है। थर्ड पॉइंट सेट अबाउट द हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये वही बात है कि जो ये क्या होता है कि ये परमिएबल होंगे। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं। सो ये था हमारे पास किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इट इज द आउटर मोस्ट थिन लिविंग फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ द सेल, एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, वेदर इट इज प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरिया सेल और फंजाई सेल, हर एक में होगी। आल्सो प्रेजेंट इन द सम सेल ऑर्गेनेली, कुछ सेल ऑर्गेनेलिज में भी प्रेजेंट होगी। हमको क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डीप क्वेश्चन आता है, एंड इवन 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हमको इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना होगा।
जैसे यहाँ पे मैंने साइड पे एक सर्कुलर सेल बनाया है और उसका छोटा सा रीजन मैंने डिसाइड किया कि इतना रीजन को मैं काट के रख देता हूँ। सो हेयर इज दैट रीजन, ठीक है, ये रहा वो रीजन। अब इस रीजन को जब मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तब मुझे पता चलता है कि ये तो एक्चुअल में 2 लेयर्स हैं, ठीक है। वो जो 2 लेयर्स हैं वो किस चीज की बनी हुई हैं वो हम लोग अभी नीचे डिसाइड करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हम लोग ये बात डिसाइड करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में एक मॉडल दिया गया था, दैट इज नोन एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एंड इट इज गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन। ये दोनों बंदे 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फो होता है हमारे पास फॉस्फेट, ठीक है। लिपिड, लिपिड होता है कि हमारे पास कोई भी ऑयल और फैट, ठीक है, कोई भी ऑयल और फैट मॉलिक्यूल को हम लोग लिपिड बोल देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, उसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट आल्सो, ठीक है, एंड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो देयर। हमने डायग्राम बना रखी है, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास अलग-अलग ये चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आई थिंक ना ये ना गलती से डिलीट हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास ये ऐसे वाली चीजें बनी होंगी, आई थिंक जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे ऊपर आपको नोट्स बनवाए थे, उसमें मैंने कंप्लीट ये भरा था, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ये ना टैब की वजह से ये मेरे कुछ मुझे लगता है ये डिलीट हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो बंदा सा बना रखा है ना हमने ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड। ये ऊपर वाला फॉस्फेट होता है, नीचे वाली 2 लिपिड की चेन्स होती हैं, ठीक है, या फैटी एसिड की चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा ये देखो ये ना यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मतलब बाय चांस गलती से ये कट पेस्ट हो गए हैं, ये देखो एक्चुअल में ये इधर थे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, एक लेयर ऊपर वाली हो गई और एक लेयर नीचे वाली हो गई। इसके अलावा हमारे पास ये जो होते हैं दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। बीच में ये जो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, दे आर द प्रोटीन्स। इनको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जो बाहर प्रेजेंट होंगे, जो अंदर प्रेजेंट है दे आर नोन एज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोटीन आइसबर्ग और द इन द सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होते हैं कि कुछ फंक्शन है, जैसे इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, शेप प्रोवाइड करेगा। सेकंड होता है प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट्स। थर्ड आता है रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पार्टिकल सेलेक्टिवली, मतलब कुछ ही पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर करके अंदर भेजेंगे। दैट इज वाई हम लोग इसको बोल देते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी के बेसिस के ऊपर क्या होता है कि मेम्ब्रेन को हम लोग का जो लेयर्स होती हैं उनको हम लोग 4 टाइप्स का स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पे हमने लिखा है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट जानते हो क्या होता है कि वो कोई भी ऐसी चीज जो हमने किसी में डिसॉल्व की है। जैसे अगर हमने शुगर सोल्यूशन बनाया है तो उसमें जो शुगर होगा वो सोल्यूट है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या था, परमिएबल का मीनिंग क्या होता है कि ये सोल्यूट को भी पास करने देंगे, सॉल्वेंट को भी पास करने देंगे। एग्जांपल हमारे पास बन जाती है सेल वॉल। इम्परमिएबल का मीनिंग क्या होता है कि ना तो सोल्यूट पास करेगा ना सॉल्वेंट पास करेगा। उसमें भी एग्जांपल हमारे पास सेल वॉल बन जाती है, बट क्यों, विद द डेपोजिशन ऑफ द सुबरिन। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सेल वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उन होल्स में क्या हो, हमारे पास सुबरिन, ठीक है, सुबरिन हमारे पास डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल पास नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई सेल वॉल बिकम्स द इम्परमिएबल। सर, देन यस, सर सिब्रिन क्या होता है? सुबरिन भी एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि बायोलॉजी में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमने पहली बार नाम सुनी होती हैं। जैसे कुछ कॉमन नेम्स बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे ग्लूकोज, ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, ग्लूकोज भी एक बायोमोलिक्यूल है। सेलुलोज हो गया, ये भी बायोमोलिक्यूल है।
स्यूबेरिन, ठीक है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है। आई थिंक आपने लिग्निन लिग्निन सुना है स्कूल में, अगर एनसीईआरटी में यस पता सर। ये भी शायद आता है। लिग्निन इज आल्सो बायोमोलिक्यूल, वो भी सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है, तब भी सेल वॉल ब्लॉक हो जाती है। एंड थर्ड वन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मीनिंग होता है कि सोल्यूट नहीं पास कर सकता लेकिन सॉल्वेंट पास करेगा। देन दिस इज नोन एज द फिजिकल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग फिल्टर पेपर भी बोलते हैं, मतलब जो लैब्स वगैरह में यूज होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल में मैंने सर्कल लगा दिया, मींस दोनों में से कुछ न कुछ पार्टिकल्स सेलेक्टिवली पास करेंगे। देन वी हैव द एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन। तो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास क्या था कि वाटर, न्यूट्रिएंट, बेस्ड हार्मोन, एंजाइम, ये सारी चीजें पास करेंगी, लेकिन कौन से प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मींस अगर मेरे पास कोई भी एक डिब्बा है, ठीक है, इधर मेरे पास कुछ ज्यादा चीज प्रेजेंट है और इधर कम प्रेजेंट है, तो ये जो सारी चीज की मूवमेंट होगी ये इस तरफ होगी। सो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि क्वांटिटी, कि क्वांटिटी मतलब हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ मूव करेंगे। जैसे हमारे पास 3 एग्जांपल लिखी हुई हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। जैसे सॉलिड में क्या था, शुगर इन टी। अगर मैं एक गिलास में नीचे एक शुगर रख दूं, ठीक है, और ऊपर ऐसे चाय है मेरे पास, तो शुगर धीरे-धीरे क्या होगी, पूरे ग्लास में डिसॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन शुगर के मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं। लिक्विड में इंक इन वाटर, ठीक है, और गैसेस में परफ्यूम इन रूम। और ये गैसेस में सबसे ज्यादा फास्ट होगी, देन लिक्विड, देन सॉलिड। अच्छा, जो बच्चों के लेक्चर मिस हुए थे उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये ना रेपिटेशन वाला एक ही लेक्चर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि और भी क्लासेस होती हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। देन आती है हमारे पास बात किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है कि क्या फायदे हैं इसके? हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब अगर सेल के अंदर कुछ यहाँ से एंटर हुआ तो वो यहीं नहीं पड़ा रहेगा, धीरे-धीरे क्या होगा, वो पूरे सेल में क्या होगा, वो फैल जाएगा। ठीक है? एंड नेक्स्ट आती है हमारे पास बात हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स का मतलब होता है कि ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट, मतलब सॉइल से बाहर वाले पार्ट। ठीक है? नेक्स्ट बात आती है हमारे पास ऑस्मोसिस की। दिस इज द सेकंड पैसेज जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगी, मूवमेंट होगी। ऑस्मोसिस होता है कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मींस क्या होगा कि ओनली लिक्विड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कि सिर्फ लिक्विड पार्टिकल्स ही मूव करेंगे। ओनली लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से एंटर होने होंगे। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास 2 टाइप्स की होगी। कौन-कौन सी? एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। अगर तो सॉल्वेंट पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, देन हम लोग बोलेंगे एंडोस्मोसिस। अगर एग्जिट कर रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, देन इट इज नोन एज द एक्सोस्मोसिस। नेक्स्ट, कमिंग टू द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो वी हैव सर 3 टाइप्स। यस, सर सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या फर्क है? यही फर्क है हमारे पास। क्या होता है कि सेमी परमिएबल में सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा और सिलेक्टिवली परमिएबल में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों सिलेक्टिवली पास करेंगे। ये वाला बॉक्स माइंड में रखना। ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? ओके सर। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है कि मान लो सपोज करो मैं अलग से एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास कुछ भी पानी वानी है, जो भी है चीज ये है, और मैंने उसके अंदर एक सेल रख दिया। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो सेल के अंदर क्या है कि लो H2O है, ठीक है, बट हाई क्या है उसमें, सोल्यूट है। ठीक है, और बाहर की तरफ हमारे पास क्या है, हाई H2O है, ठीक है, और लो क्या है मेरे पास, सोल्यूट है। तो मुझे बताओ वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड? आउटसाइड टू इनसाइड।
फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बाहर जितना भी पानी होगा वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो यही डेफिनेशन लिखी है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is more, concentration of solute is less as compared to cell। मतलब ये जो चीज देखनी है हमने सेल के कंपैरिजन में देखनी होती है। ठीक है, तो जो हाइपरटोनिक है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर। दैट इज वाई सेल के अंदर जितना भी पानी होगा वो बाहर के सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हमारे पास बिल्कुल इक्वल है। तो इसमें क्या आएगा, मोस्टली नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आती है बात हमारे पास ये ना एनटीएससी एनएसओ के लिए है। सो दिस थिंग इज ऑप्शनल टू यू, कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप लोग इसको करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, अब तक हमने कितनी चीज पढ़ ली मैं आपको बता दूं सेल स्ट्रक्चर में। जैसे सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दो चीजें हो गई। ठीक है, और हमने सेल मेम्ब्रेन तक पढ़ लिया। अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये चीजें स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको एक्चुअली बता दूं, हमने सारा चैप्टर फिनिश कर लिया है, आपको पता ही होगा क्लास में हमने सारा चैप्टर फिनिश कर ही लिया है। नाउ कमिंग टू द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियर प्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास, इट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मान लो अगर मेरे पास ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जितना भी फ्लूइड होगा बाहर की तरफ, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे मेरे पास फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या होता है कि फ्लूइड में सेल ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अगर मैं सारे सेल ऑर्गेनेलिज निकाल दूं तो पीछे मेरे पास सिर्फ एक लिक्विड ही बचेगा, दैट लिक्विड इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज की, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है कि सब सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोसोल। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली हमारे पास क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है और इट इज मेम्ब्रेनलेस। इट मींस क्या होगा, हैविंग नो मेम्ब्रेन, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, हैविंग नो मेम्ब्रेन। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पता है ना क्या था, पिछले ही स्लाइड में हम लोग डिफरेंस पढ़ के आए हैं इसका। यस सर। यस सर। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जब हम लोग सेल बनाते हैं तो सेल में हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस बना देते हैं और हम लोग बीच में बड़े बड़े डॉट्स बना देते हैं और उन डॉट्स को लिख देते हैं दे आर द राइबोसोम। बट जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको राइबोसोम एक्चुअल में ऐसा दिखेगा जैसा यहाँ पे बना हुआ, ऊपर एक छोटे वाला गोला, नीचे एक बड़े वाला गोला, दैट इज नोन एज द स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे पास टू टाइप्स के होंगे, 70S एंड 80S। एस का मीनिंग होता है हमारे पास सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम के ऊपर एस वर्ड आया है। और सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हमने पानी में डाली है तो वो कितनी देर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अगर हम लोग पानी में रेत डाल दे, सैंड डाल दे, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। मतलब उसको कितना टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी की हैवी है। तो इसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स टू टाइप्स के हैं, 70S एंड 80S। 70S क्या होता है कि छोटा राइबोसोम होता है, दैट इज लाइट इन वेट, हल्का होगा वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो कम है, दैट इज 70। एंड इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड इनसाइड द सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ सम यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, ये कोई कौन बताएगा मुझे कौन कौन से यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया, The mitochondrial plastids. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड्स टू। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं हम लोग। एंड सेकंड पॉइंट है स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा होगा।
एटीएस में क्या होता है कि साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इसका, और ये कहाँ पे मिलेगा हमको साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल एंड इट इज लार्जर इन साइज। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसके फंक्शन की अगर हम एक्सक्यूज बात मी करें, सर। हाँ जी सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे 80s वाला होगा या फिर 70s वाला होगा? आप बताओ मुझे वो कहाँ पर है वो सर शायद 80s वाला होगा ना। सरफेस के ऊपर है। उसका रीजन क्या था कि सरफेस के ऊपर मींस क्या है वो साइटोप्लाज्म में है। किसके साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल, इट मींस वो एटीएस होगा। ओके। नेक्स्ट बात होती है हमारे पास, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज व्हाई वी कॉल देम द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। सेकंड सेल ऑर्गेनेली हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसकी भी हमारे पास क्या होंगी, दो टाइप्स होती हैं, दैट इज रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। इसको आरईआर एंड एसईआर भी बोल देते हैं। ये क्या होता है कि सरफेस इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और नीचे डायग्राम बनी भी हुई है, हमने क्या किया, राइबो ईआर बनाकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लाल कलर के राइबोसोम्स बना दिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होगा, ये लिपिड्स और हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। लिपिड्स जानते हो ये फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक 8th में थोड़ा सा है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर, उसमें लिखा हुआ हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. यस सर पढ़ा है। देन आते हैं इसके फंक्शंस में क्या आता है कि एक्ट एज अ स्केलेटन फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल। स्केलेटन किस तरह से, क्योंकि ये सेल के अंदर क्या होता है कि काफी जगह घेर लेता है, ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होता है कि ये सेल को नीचे की तरफ से शेप देगा तो ये एक स्केलेटन की तरह भी हमारे पास एक्ट करता है। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। एंड आल्सो हेल्प्स इन द बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मीनिंग होता है कि मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। अब आप खुद ही देखो कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या थे, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, और जो राइबोसोम सॉरी ये जो ईआर है ये दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और लिपिड्स भी। दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, और उसकी हम लोग टर्म क्या लिख देते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली आता है हमारे पास गोल्जाई बॉडीज, गोल्जाई अपरेटस और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, तीनों एक ही चीज के नाम है ये। और ये क्या होगा हमारे पास, इट इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ईआर से बनती है। इसकी शेप देखो ग्रीन कलर में मैंने साइड में दिखाई हुई है, और बाहर हमने इसका बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाया रखी है। ये थोड़े से अल्फाबेट सी शेप, ठीक है, मतलब सी फॉर कैमल, उस शेप के होते हैं। और इसमें तीन चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। वेसिकल्स को हम लोग कभी कभी हम लोग इनको ना वैक्यूल्स भी लिख देते हैं, ठीक है, वेसिकल्स लिखो तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास इसमें प्रेजेंट होंगी। और इसमें हमारे पास क्या बनता है कि ये गोल्जाई मॉडिफाई पैक्स एंड डिस्पैच द मटेरियल कमिंग फ्रॉम द ईआर। एक्चुअल में क्या करता है कि ये क्या करता है, सपोज करो इसके अंदर कुछ बना, न्यूक्लियस के अंदर कुछ बना, वो क्या करता है, वो गोल्जाई को दे देगा। ठीक है, गोल्जाई को दे दिया, मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस था ऊपर, ठीक है, और उसने कुछ बनाया और गोल्जाई को दे दिया। अब ये जो बनी हुई चीज है ये इस तरफ मूव करेगी, जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो ये क्या होता है, ये लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज बड ऑफ। बड ऑफ का मतलब होता है ये इससे टूट जाएगी और इसके अंदर हमारे पास ये चीज प्रेजेंट होगी। दैट इज वाई वो गोल्जाई क्या करता है, चीज को पैक करेगा और डिस्पैच करेगा और आगे मूव करवा देगा। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग सेल ऑर्गेनेली। और क्या करता है, गोल्जाई हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को भी मूव करवाने में हेल्प करता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आती बात, गोल्जाई हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। आपने स्पर्म सेल की डायग्राम बनाई होगी 8th क्लास में। स्पर्म सेल ये जो नीचे मैंने बनाया हुआ है ऐसा होता है देखने में। इसका जो आगे हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। तो गोल्जाई इसको बनाने में हेल्प करता है, कैसे करेगा अगले सेल ऑर्गेनेली में पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, इट प्रोड्यूसेस द यॉक ऑफ द एग सेल। यॉक ऑफ द एग सेल का मीनिंग होता है कि एग सेल के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यॉक। ठीक है, जैसे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, आपको पता ही होगा एग के अंदर, ठीक है,
तो उसमें से एक लेयर को हम लोग बोलते हैं यॉक, वो उसको बनाने में हेल्प करेगी। यहाँ तक क्लियर है सब? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। Clear है sir. Yes, sir. Clear है. Yes, sir. अच्छा, कोई ऐसा Yes, स्टूडेंट sir. है जिसने जस्ट मेरा एक ही लेक्चर लगाया हो? एनीवन, बस हैंड रेज कर दे। बायो का एक ही लेक्चर लगाया हो, कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या? अच्छा, चक्षु मित्तल, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है बीच में, आप पूछ लेना, ठीक है? तो वैसे मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट अगर कोई डाउट आता है यू कैन Okay, आस्क sir. एनी टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइसोसोम, ठीक है? लाइसोसोम्स क्या होता है? इट इज अ स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन एंड हैविंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे? मतलब डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन मतलब वो डाइजेशन नहीं जो हम लोग खाना खाते हैं। अगर सेल के अंदर कोई चीज बाहर से एंटर हुई है तो ये एंजाइम क्या करेंगे? उसको ब्रेक कर देंगे, मतलब उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है? पचा जाएंगे उसको। पहले तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं कि आर कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलिसिस। डाइजेस्टिव एंजाइम को हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो लाइसोसोम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। और क्या होता है कि इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम द गोल्गी। लाइसोसोम किससे बनता है हमारे पास? गोल्गी से बनता है। नेक्स्ट बात आती है इसके फंक्शन। फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। और स्वरूप आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं येलो मार्कर से? नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन में हमारे पास क्या आता है कि डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल। ये फॉरेन पार्टिकल की डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है? दैट इज वाई हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? डाइजेस्टिव बैग, ठीक है? इसलिए हम लोग उसको डाइजेस्टिव बैग बोल देते हैं। तो ये क्या करते हैं? डाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनेल। मतलब ऐसे भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जो ओल्ड हो गए हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उन सेल ऑर्गेनेलिस को डाइजेस्ट कर देता है। मतलब इसने खुद के ही सेल ऑर्गेनेली को खाए हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑटोफेगिक लाइसोसोम। फिर क्या होता है कि कभी कभी जो लाइसोसोम है वो सेल के अंदर क्या कर जाता है? बर्स्ट कर जाएगा और अपने सारे एंजाइम सेल के अंदर डिसॉल्व कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और इसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो उसी वजह से हम लोग लाइसोसोम को क्या बोल देते हैं? हम लोग सुसाइडल बैग बोल देते हैं। और क्या होता है कि एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ लाइसोसोम। जो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, ये जो होता है ना एक्रोसोम, मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म सेल, ठीक है? एक्रोसोम बनाने में हेल्प करता है वो। एक्रोसोम के अंदर ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं दे आर द लाइसोसोम्स, ठीक है? ये क्या है अपने पास? लाइसोसोम। इट मींस क्या था? जो गोल्जाई है, गोल्जाई लाइसोसोम को बनाता है, लाइसोसोम एक्रोसोम को बनाता है, ठीक है? ये वाले नोट्स भी हो गए। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस कंटिन्यूड। अच्छा, ये तो यार वहाँ पे भी थे, आप कौन हो? फ्लोर नापा। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास वैक्यूल, ठीक है? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास वैक्यूल। और वैक्यूल क्या होता है हमारे पास? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है? दोनों में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी। और वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ पार्टिकल्स को स्टोर करेंगे। और मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनटीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है, ठीक है? मेम्ब्रेन जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। फिर क्या आता है? इन प्लांट्स इट इज लार्जर इन साइज एंड वन इन नंबर, ठीक है? प्लांट्स में क्या आता है? ये एक ही होगा ये, ठीक है? और बट इसका साइज बहुत बड़ा होगा। एनिमल सेल में ये स्मॉल होते हैं लेकिन इनका नंबर एक से ज्यादा होता है। इसके फंक्शंस क्या आते हैं? ये डायग्राम बनी हुई है दोनों की, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। इसके फंक्शंस क्या होंगे हमारे पास? इट स्टोर्स द फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को स्टोर करेंगे, सॉलिड एंड वाटर कुछ भी हो। एंड मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन। मतलब अगर पानी होगा तो ये क्या करेंगे? अपनी सेल के अंदर सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्ट भी बहुत नहीं ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए और वाटर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स बॉयंसी। बॉयंसी होता है फ्लोटिंग नेचर।
फ्लोटिंग का मीनिंग मैं आपको बता दूं, आपने लोटस का लीफ देखा होगा, वो हमेशा फ्लोट करता रहता है, कभी डूबता नहीं है पानी में। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके जो लीफ के जो प्लांट सेल्स है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें जो वैक्यूल है उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी, BUOYANCY। नेक्स्ट जो सिक्स सेल ऑर्गेनेली है दैट इज नोन एज द सेंट्रोसोम। इसमें क्या होता है कि स्मॉल बॉडी सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। देखो जैसे ये एक सेल बना हुआ है, सेल के पास मैंने एक छोटा सा ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज नोन एज द सेंट्रोसोम। और अगर मैं इसको बड़ी करके बना रहा हूँ तो मेरे को ये ऐसी दिखेगी। इसके अंदर क्या होता है कि टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगी जो हमेशा क्या होंगी, 90 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होंगी एक दूसरे के। ठीक है, और क्या होता है कि ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। उसके आसपास से एक स्फीयर होगा दैट इज नोन एज द सेंट्रोस्फीयर। तो जो कंप्लीट चीज बन जाती है दैट इज नोन एज द सेंट्रोसोम। ठीक है, जो कंप्लीट चीज बन जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। ओके, नेक्स्ट आती है बात हमारे पास क्या है, कि एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होगी, और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में। याद रखना ये प्लांट सेल में भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आती बात हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल्स होंगे, सेंट्रियोल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सेंट्रियोल्स आर द होलो सिलेंड्रिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सेंट्रोसोम, जो सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होगी नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। इसका काम क्या होता है, इट हेल्प इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजेला क्या होता है कि टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो दे ये क्या करते हैं, इस चीजों में हेल्प करते हैं। आपने सीलिया फ्लैजेला जानते ही होगे, आपने एट्थ में बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाई होगी। ठीक है, तो उसमें सीलिया और फ्लैजेला हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियस। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस से पहले हम दो सेल ऑर्गेनेली और करनी है। हाँ जी बोलो। सर मेरे पास ये वाली नोट्स नहीं। नहीं, पिछले वाले की, ये जो मैंने अभी ओपन किए हैं ये वाले। सर ये जो आपने अभी ओपन की। अच्छा, ये वाले नहीं है आपके पास, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये। वैसे मैंने ये ना उसमें ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, सनराइज वाले में। बट और किस किस के पास नहीं है, लेट मी नो, हैंड रेज कर दो अगर और किसी के पास नहीं है। सर मैंने अभी 1 वीक पहले ही ज्वाइन किया है। ओके, 1 वीक पहले ज्वाइन किया है। अच्छा, आपके इससे पहले जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं वो वाले हैं आपके पास? ये सर वो वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे को याद भी नहीं है कि ये मैंने कब करवाया हुआ है। वैसे ये मैंने 30 अप्रैल को करवाया था, 30 अप्रैल के आसपास करवाया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ये सेंड कर दूंगा आपको। नेक्स्ट आती बात हमारे पास, राइबोसोम, ईआर, गोल्जाई, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, ये चीजें होती हैं हमारे पास। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्मॉल रॉड शेप और स्पेरिकल। ज्यादातर क्या होगा, ये रॉड शेप होगा। मोस्टली क्या होता है, ये रॉड शेप होगा, और स्पेरिकल बहुत कम होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक की जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो उसकी दो लेयर्स होंगी, एक बाहर वाली लेयर होगी और एक अंदर वाली लेयर होगी। ठीक है, एक ऐसे अंदर वाली लेयर होगी। और क्या होता है कि अंदर वाली लेयर के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि टेनिस रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो वी हैव द टू मेम्ब्रेन, द फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनके ऊपर हमारे पास क्या होता है कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है दैट इज नोन एज द क्रिस्टी। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं कि टेनिस रैकेट की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम। यहाँ पे कुछ ओवर राइटिंग हो गई है, मैं साइड पे वर्ड लिखा हूँ, ये वाला क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, जो टेनिस रैकेट के जैसी दिखती है, और आल्सो कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल। इसके अलावा क्या आता है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। ठीक है, एंड देयर इज द डीएनए आल्सो एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे।
जो बाहर वाला जो लेयर बन जाए, जो बाहर वाला जो खाना बन जाएगा, स्पेस बन जाएगी, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल चैम्बर। अंदर वाली जो स्पेस बन जाएगी दैट इज नोन एज द इंटरनल चैम्बर। ठीक है, तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा दैट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर एंड इनर। आउटर स्मूथ होगी, इनर क्या होगी, रफ होगी। क्यों रफ होगी? क्योंकि उसके ऊपर टेनिस रैकेट के जैसे ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अंदर फोल्ड बनेंगे, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी, उनको हम लोग क्रिस्टी बोलेंगे, विच बियर द ऑक्सीजोम, जिसमें ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग F1 F0 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल चैम्बर, एंड इनसाइड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटरनल चैम्बर, जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। और आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानती हो कि उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सर सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। So mitochondria is also called as the powerhouse of the cell or storage batteries of the cell. ठीक है, क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कैपेबल टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अब एक से दो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए होता है खुद का और राइबोसोम्स होंगे। तो मतलब इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, खुद को डुप्लीकेट कर सकता है। दैट इज वाई हम लोग इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आती बात हमारे पास प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं हमारे पास? दे आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास तीन टाइप्स के होंगे, दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ फूड को स्टोर करेंगे। तो जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा दैट इज नोन एज द अमाइलोप्लास्ट। जो प्रोटीन को स्टोर करेगा उसको एलिरोप्लास्ट बोलते हैं। जो ऑयल को और लिपिड को स्टोर करेगा उसको हम लोग इलायोप्लास्ट बोलते हैं। इलायोप्लास्ट, ये नीचे वाले पेज पे लिखा होगा, ठीक है, आ जाएगा उसके। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होंगे बट अदर देन ग्रीन। और ये क्या करते हैं? ये इनको कलर कहाँ से आता है? कलर इनके पास आएगा कैरोटीनॉइड पिगमेंट से। जैसे क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसी तरह से कैरोटीनॉइड एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। इसके अलावा और भी नंबर ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? ग्रीन कलर प्लास्टिड है, और इसका ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। तो क्लोरोफिल क्या हमारे पास एक पिगमेंट है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या आता है? इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होंगी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। एंड along with that और क्या चीज प्रेजेंट होगी इसमें? जैसे ये है, इन चीजों को इसमें क्या होता है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और जो एक सैक होगा, ये जो इतना सा एक सैक बना हुआ है दैट इज नोन एज द थाइलाकॉइड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और जो कंप्लीट एक पिलर बन जाएगा, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज नोन एज द ग्रेनम। और जो अलग अलग ग्रेनम को जोड़ते हैं दैट इज नोन एज द स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। इसके पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग स्ट्रोमा और मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और डीएनए प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये आपने डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, ये क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, आउटर एंड इनर दोनों स्मूथ होंगी, कोई भी रफ नहीं होती। और जो इंटरनली इसके पास क्या आता है? स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसमें डीएनए, राइबोसोम, लिपिड, प्रोटीन, ये चीजें प्रेजेंट होंगी। Along with that, it has a sac-like structure called thylakoid। ठीक है, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को हम लोग ग्रैनम बोल देते हैं। सारे ग्रैनम को, जैसे जितने भी ग्रैनम इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 ग्रैनम हो गए। सारे ग्रैनम को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रैना बोल देंगे। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है कि क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा और फूड को मैन्युफैक्चर करेगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, एंड आल्सो प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द प्लांट। और इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते थे? किचन ऑफ द सेल, बिकॉज इट प्रोवाइड प्रिपेयर फूड। क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो भी खुद को रेप्लिकेट करके दो बना सकता है। इस वजह से हम लोग इसको भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं।
नेक्स्ट बात आती है हमारे पास न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या चीज आती है, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किया था। सो इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो क्या करेगी, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी। दैट इज व्हाई हम लोग इसको ब्रेन ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम बनी हुई है अच्छी खासी, तब हमको इसमें पता चल जाएगा क्या होता है ये। दैट इज लाइक कि इसमें दो मेम्ब्रेन है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बीच में मेम्ब्रेन के बीच में जगह जगह पे गैप है। दैट गैप इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर। ठीक है, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। और ये जो एनवलप बन जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर थैलेलाइक मटेरियल प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज द क्रोमैटिन, जो डीएनए होता है। और इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। तो देयर इज आल्सो न्यूक्लियोलस, जो कहीं ना कहीं हमारे पास किसी भी थ्रेड रीजन के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन लिखा भी हुआ सब कुछ, जैसे न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर्म्ड ऑफ द टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड द इनर, दो मेम्ब्रेन से बना होगा। बीच में पोर्स प्रेजेंट होंगे, क्या बोलते हैं हम लोग उनको, न्यूक्लियर पोर्स। स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। मतलब दोनों के बीच में थोड़ा सा ये जो गैप आ रहा है, दैट इज नोन एज द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। और जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सो इट इज द क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसमें एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड आयंस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एक राउंडेड बॉडी प्रेजेंट होती है अंदर, डेंसली राउंडेड बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो क्या करती है, आरएनए और प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, ये जो धागे से हमने दिखाया ना, धागा था, दैट इज डीएनए। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें क्या आता है कि ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो क्रोमैटिन की फॉर्म में है, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। और वो राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। सेल साइकिल का मीनिंग होता है कि सेल का जो लाइफ स्पैन है, उसको ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं कि जब हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये क्रोमैटिन प्रेजेंट है। जब इसे डिवाइड करना होता है, तब ये जो क्रोमैटिन होता है ना, ये क्रोमोसोम बन जाता है, ऐसे पंखे के जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। सो क्रोमैटिन से जो क्रोमोसोम बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, when chromatin is tightly coiled and forms a rod-like or thick thread-like structure, then this structure is known as the chromosome. ठीक है, क्रोमोसोम किसकी बनी होती है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है क्रोमोसोम। तो ये जो चीज है हमारे पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्रोमैटिड्स बोलते हैं, जो ये जो पंखे से बन जाते हैं, दैट इज नोन एज द क्रोमैटिड। सेंटर का जो रीजन होता है, दैट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। और इसके अंदर जो डीएनए होता है, ये ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों में, सभी में ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, हमारे पास क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है। आप लोग हैप्लोइड डिप्लॉइड के बारे में जानते हो? एवरीवन नोज अबाउट द हैप्लोइड एंड डिप्लॉइड थिंग? Yes, sir. Yes. यस क्या होता है डिप्लॉइड, क्या होता है? जिसमें 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, यस, और और हेप्लॉइड हैप्लो, जिसमें 1। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता है, वो हैंड रेज करे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर एक बार आप भी कर दो एक्सप्लेन। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या था कि जैसे ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन का जो एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, अगर तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, 23 पेयर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, 23 पेयर्स की मतलब 23 क्रोमोसोम्स का क्या होंगे हमारे पास, 23 के दो सेट बने होंगे। ठीक है, तो वो टोटल कितने बन जाते हैं, 46। तो इट मीन्स इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। और अगर किसी सेल में क्या है कि दो सेट नहीं है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, मीन्स क्या प्रेजेंट है उसमें, सिंगल सेट प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल सेट प्रेजेंट है, तब हम लोग उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे। तो दिस इज द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड।
और एक जीन्स वर्ड होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और हमारे डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और जो क्रोमोसोम बनता है वो डीएनए की कॉइलिंग से ही बनता है। इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे बीच बीच में जीन्स आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम घूम घूम के यही स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इट मीन्स क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते थे कि जीन्स आर द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लेक्चर के बारे में आता है, दैट इज नोन एज द सेल डिवीजन। इसमें हमने कुछ खास नहीं किया था, इसमें हमने डिफरेंसेस भी किए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डायग्राम में। सेल डिवीजन क्या होता है कि इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द डॉटर सेल, मतलब जो एक सेल है वो क्या होगा, वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेल डिवीजन। आई थिंक ये लेक्चर सभी ने लगाया हुआ है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये वाला Yes, लेक्चर? चलिए फिर भी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। सेल डिवीजन टू टाइप्स की होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सारे सेल्स में होगी एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग। एग को छोड़कर सारे सेल्स में होगी, क्योंकि ये जो दो सेल्स हैं इनको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। तो ये बॉडी के सारे सेल्स में होगी। इट इज आल्सो नोन एज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। व्हाई? बिकॉज ये 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं और वो डॉटर सेल में भी 46 ही रहते हैं। दैट इज व्हाई इक्वल नंबर रहता है क्रोमोसोम का, तो हम लोग इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट द रिडक्शनल सेल डिवीजन, ठीक है। और ये चीज कहाँ पे होगी, हमारे पास जर्म सेल्स में होगी। नेक्स्ट आता है वी हैव द डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया की डायग्राम बनाई हुई है, इसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन चीजें बनाई हैं, एंड इनसाइड वी हैव मेड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बनाया है। सेंटर में जो रीजन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर। रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं। एंड वी हैव द राइबोसोम्स आल्सो। राइबोसोम्स यहाँ पे कौन से होंगे, 70s वाले। एंड देयर इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फलजाला बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग सीलिया बोलेंगे। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम लोग बैक्टीरिया सेल के नाम से जानते हैं। यस, कोई कुछ पूछ रहा था, बीच में कोई बोलने लगा था। नो सर, गलती से अनम्यूट हो गया था। ओके, नेक्स्ट आता है वी हैव द टू डायग्राम, दैट इज द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। इसमें ये सिंपल ही है कि बाहर के लिए जो क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल बनाई हुई है, ठीक है, अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन है, एंड वी हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। ये आर डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम को हम लोग दूसरे वर्ड में हम लोग गोल्जाई भी बोलते हैं, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। और राइबोसोम भी होंगे, राइबोसोम दोनों में हमारे पास एटीएस वाले होंगे। क्लोरोप्लास्ट भी बनाएंगे, वैक्यूल बड़ा बनाया जाएगा इसमें प्लांट सेल में। एनिमल सेल में भी सारी चीजें बनाई जाएंगी एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर सारी चीजें बनाई जाएंगी। तो ये डायग्राम था, ये तो आपने खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। ओके, तो अब तक हमने ये चीजें की हुई है अब तक, ठीक है। सर। यस, सर जैसे एक इंट्रासेलुलर होता है और एक इंटरसेलुलर, सर इसमें फर्क क्या होता है? एक्चुअली इंट्रा ये वही चीज होती है कि हमारे पास एक सेल के अंदर या दो सेल्स के बीच में, ठीक है। सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, मैं बना ही देता हूँ ये ऐसे करके। ये मेरे पास दो सेल्स प्रेजेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ इंटरसेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर का मीनिंग क्या है कि इन दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर। अगर हम लोग विद इन द सेल कोई बात कर रहे हैं देन हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके सर। ओके, कोई डाउट है जितना हमने अब तक पढ़ा है? वैसे आप चैप्टर खुद पढ़ के देखना, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, नया चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नए चैप्टर में हमने टिश्यू स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, टिश्यू भी स्टार्ट किया हुआ है आई थिंक। तो मुझे एक बात यस बताओ, सर। ये टिश्यू वाला पार्ट किसका मिस हुआ मुझे बताओ, एनीवन, जो जितने भी अभी क्लास में है, एनी स्टूडेंट जिसका ये टिश्यू वाला पार्ट मिस हुआ है? नो वन, सबने किया हुआ है, 21 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है क्या बहुत ज्यादा?
नो सर। Yes. नो सर। कि जी आई थिंक मे बी कोई नेटवर्क इशू आ रहा होगा, दैट्स व्हाई आपको लगा। ओके चलिए, तो ये टिश्यू वाला पार्ट तो सभी का हो चुका, आई थिंक ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे, हमने परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करना है, याद है ना? ये हमने ये कर लिया था। ये वाले तो नोट्स हैं सभी के पास। Yes, यस sir. सर। यस सर। Sir. नेक्स्ट क्लास में हमने परमानेंट टिश्यू करना है। ओके चलिए, सेल चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ। No, sir. हाँ जी युवराज बोलो, क्या डाउट है? सर हाँ जी बोलो, चैप्टर No doubt, sir. सर जैसे सारे सेल्स में एक तरह की ऑर्गेनल्स होती हैं, फिर जो नर्व सेल्स हो गए और मसल सेल्स, उनमें डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली एक्टिविटी का डिफरेंस होता है, ये भी डिपेंड करता है कि इंसान में कौन सा सेल ऑर्गेनली ज्यादा होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल में ना कभी भी सेंट्रोसोम नहीं होता या सेंट्रियोल्स नहीं होते, क्योंकि नर्व सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते। और एनिमल्स मसल सेल की अगर हम बात करें, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसने काफी एक्टिविटीज करनी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अगर कोई ऐसा सेल है जिसने फूड स्टोर करवाना है, तो उसमें हमारे पास वैक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो सेल ऑर्गेनेलिटी का नंबर सेल टू सेल वेरी करता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सेल कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या फंक्शन करना है उससे। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट? No, sir. नो सर। No, sir. चलिए, तो फिर हम लोग क्लास में यही पे ओवर कर रहे हैं। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना, ठीक है? नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। कौन से वाले थे? ये वाले नोट्स सेंड कर लेना आपको, आई थिंक ये वाले। 30 अप्रैल में। यस ठीक है, वो कर दूंगा मैं, ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ। ओके, तो थैंक यू गुड सर। इवनिंग गाइस एंड हैव अ नाइस डे। बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर।